पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बदलाव और सत्ता समीकरणों के बदलने के बाद जिस तरह बांग्लादेश में बैठे कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश शुरू की है, उसने पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से लगातार ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जिनमें बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरवादी समूह भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इन संगठनों ने पश्चिम बंगाल और असम में मुसलमानों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। हालांकि इन दावों की सच्चाई पर अलग अलग पक्षों की राय है, लेकिन जिस तरह से भारत विरोधी नारों, उग्र भाषणों और कट्टर बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश की राजधानी से लेकर कई बड़े शहरों तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर और झंडे लेकर भारत के खिलाफ नारे लगाए गए और भारत सरकार को लेकर भड़काऊ बयान दिए गए। इन प्रदर्शनों में शामिल कई कट्टरपंथी नेताओं ने खुले मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर किसी भी भारतीय नागरिक के भीतर गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है। भीड़ को उकसाने वाले भाषणों में भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी की गई, पश्चिम बंगाल और असम की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सोशल मीडिया के जरिए एक खास नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े वैचारिक एजेंडे की तरफ इशारा करता दिखाई देता है, जहां भारत विरोध को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर माहौल गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे संगठन युवाओं को भावनात्मक रूप से भड़काकर कट्टरता की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किए जा रहे वीडियो, भाषण और पोस्ट लगातार नफरत का जहर फैलाने में लगे हुए हैं। इन कट्टरपंथी संगठनों की कोशिश यह दिखाने की है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह असुरक्षित हैं, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कानून और संविधान सर्वोच्च है और हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन कट्टरपंथी तत्व अक्सर तथ्यों से ज्यादा भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और इसी रणनीति के जरिए भीड़ को भड़काने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में हुए इन प्रदर्शनों ने भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग काफी मजबूत हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कई कदम उठाए हैं, सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसे में कुछ कट्टरवादी संगठनों द्वारा दोनों देशों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक सुनियोजित मानसिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य भारत के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाना और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाना है। भारत में भी इन घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कई लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कट्टरता और नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मुद्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली राजनीति को सफल होने का मौका न मिले। भारत की ताकत उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसकी संस्थाएं और उसकी सामाजिक विविधता है, और यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत को स्थिर और मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तब देशवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर किसी भी प्रकार की कट्टरता बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में सरकारें सतर्क रहें, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रहें और समाज भी अफवाहों और नफरत फैलाने वाले प्रचार से बचकर रहे। आज का दौर सूचना युद्ध का दौर है, जहां बंदूक से ज्यादा असर सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए झूठ और उकसावे का होता है। यही कारण है कि भारत विरोधी ताकतें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भारत ने हर चुनौती का सामना मजबूती से किया है और आगे भी करेगा। देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों को समझना होगा कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और आत्मसम्मान का प्रतीक है।
प्रदर्शनकारियों ने भारत पर मुस्लिम मदरसों और मस्जिदों पर कथित हमले, बॉर्डर पर किए जा रहे एनकाउंटर और घरों में तोड़फोड़ का कथित आरोप लगा दिया। बांग्लादेश सरकार से यह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन मांग कर रहे हैं कि भारतीय राजदूत को तलब कर लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान यह तमाम कट्टरपंथी इस्लामिक नेता भारत को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। जिस तरह से यह कट्टरपंथी एक बार फिर बांग्लादेश में सिरवन भारत को तोड़ने की धमकी दे रहे थे, उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हवा दी जा रही है। इस रैली में कई कट्टरपंथी नेता शामिल हुए थे और इन कट्टरपंथियों में से किसी एक नेता ने यह तक कह दिया कि अगर भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश और भारत में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि आप पश्चिम बंगाल में भले ही जीत गए हो, लेकिन जब मुस्लिम राष्ट्र खड़ा होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि एक वक्त आएगा जब वह हिंदुस्तान को तोड़ने में सफल हो जाएंगे और उनका कहना है कि वह अभी भी बाबरी मस्जिद को नहीं भूले हैं। जाहिर तौर पर यह इस्लामिक कट्टरपंथी नेता भले ही बांग्लादेश में बैठे हो, लेकिन यह पूरी तरह से पाकिस्तान के पैरोल पर हैं। पाकिस्तान के जिहादी जितना इन्हें बोलने की इजाजत देते हैं, वो उतना ही बोलते हैं और यकीनन भारत के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे कट्टरपंथी चाहे बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर कितना भी बिलबिला लें, लेकिन एक बात साफ है कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ेगी तो घुसपैठ रुकेगी, और इस बात से यह घुसपैठिए और यह कट्टर इस्लामिक संगठन परेशान है, क्योंकि इन्हें यही घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है। इनकी दुकान इसी घुसपैठ के मामले को बढ़ाकर हमेशा चलती रही है। अब ऐसे में जब घुसपैठ पर ब्रेक लगने लगेगा तो इन कट्टरपंथियों की भी दुकान बंद हो जाएगी, और यही वजह है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाकर यह कट्टर इस्लामिक संगठन बांग्लादेश की सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति हमेशा से केवल सीमाओं, सरकारों और समझौतों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यहाँ विचारधाराओं, धार्मिक कट्टरता, भू राजनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का भी गहरा प्रभाव रहा है। आज जब बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ कट्टरपंथी संगठन खुलकर भारत के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, तब यह केवल एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। यह उस बड़े बदलाव का संकेत है जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार भारत विरोधी भाषणों में जहर घोला जा रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, और जिस तरह युवाओं की भीड़ को भावनात्मक रूप से भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि इसके पीछे केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति काम कर रही है। यह रणनीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने और दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाई जा रही है। सवाल यह नहीं है कि कुछ संगठन भारत विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डाली जाए तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत किया है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्र, नकली दस्तावेजों और सीमा पार से संचालित अवैध नेटवर्क के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की गई है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई, तकनीक का इस्तेमाल तेज हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए गए। इसका सीधा असर उन संगठनों और गिरोहों पर पड़ा जिनका अस्तित्व ही अवैध गतिविधियों पर टिका हुआ था। वर्षों से जो नेटवर्क सीमा पार से अवैध तरीके से लोगों की आवाजाही, कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार, फर्जी दस्तावेजों के कारोबार और तस्करी जैसे कामों में सक्रिय थे, उन्हें पहली बार बड़े स्तर पर चुनौती मिली। यही कारण है कि अब भारत के खिलाफ माहौल बनाकर दबाव की राजनीति करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कट्टरपंथी संगठनों को यह समझ आ चुका है कि अगर भारत अपनी वर्तमान रणनीति पर मजबूती से कायम रहा तो उनके लिए भविष्य में काम करना बेहद कठिन हो जाएगा। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि अब इस पूरे मुद्दे को केवल स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रखा जा रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कट्टरपंथी भाषणों और भावनात्मक नारों के जरिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। भारत को मुस्लिम विरोधी देश साबित करने का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ताकि दुनिया के कुछ हिस्सों में सहानुभूति हासिल की जा सके।
यह एक पुरानी रणनीति रही है कि जब भी किसी कट्टर नेटवर्क पर कार्रवाई होती है तो वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है और भावनाओं का सहारा लेकर भीड़ को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश में भी यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। कुछ संगठन युवाओं के अंदर यह भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत उनकी पहचान और अस्तित्व के खिलाफ खड़ा है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत की कार्रवाई मुख्य रूप से सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ केंद्रित रही है। लेकिन कट्टरपंथी ताकतें कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देती, क्योंकि उनका पूरा प्रभाव झूठे प्रचार और भावनात्मक उकसावे पर टिका होता है। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत हमेशा एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत की आर्थिक ताकत, सैन्य क्षमता और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कई देशों और संगठनों को असहज करता है। ऐसे में भारत विरोधी माहौल बनाना कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों के लिए आसान हथियार बन जाता है। जब भी किसी देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाना होता है, तब बाहरी दुश्मन का नैरेटिव तैयार किया जाता है। भारत के खिलाफ बयानबाजी उसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। कट्टरपंथी संगठनों को पता है कि भारत विरोधी भावना भड़काकर वे भीड़ को जल्दी एकजुट कर सकते हैं। इससे उन्हें राजनीतिक ताकत भी मिलती है और अपने समर्थकों के बीच प्रभाव भी बढ़ता है। यही वजह है कि कुछ संगठन खुलेआम जहरीले भाषण देकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल सीमा पार की बयानबाजी नहीं है, बल्कि वह मानसिक युद्ध है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ा जा रहा है। आज सोशल मीडिया किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने का बड़ा माध्यम बन चुका है। फर्जी वीडियो, एडिटेड क्लिप्स, झूठी खबरें और भड़काऊ पोस्ट्स के जरिए लोगों के मन में नफरत पैदा की जाती है। बांग्लादेश में सक्रिय कुछ कट्टरपंथी समूह इसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे भारत की किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर उसे धार्मिक रंग देकर प्रचारित करते हैं। इससे आम लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है और धीरे धीरे एक नकारात्मक मानसिकता तैयार की जाती है। यह केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथी संगठन इसी मॉडल पर काम करते हैं। इसलिए भारत को अब केवल सीमा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सूचना युद्ध के मोर्चे पर भी उतनी ही मजबूती से लड़ना होगा। हालांकि यह भी सच है कि बांग्लादेश की पूरी जनता भारत विरोधी नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक भारत और बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम किया है। व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के मामलों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी संगठन इन संबंधों को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत और बांग्लादेश की नजदीकी उनके एजेंडे के लिए खतरा है। यही कारण है कि वे बार बार नफरत का माहौल बनाकर दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी देश के कुछ संगठनों की गतिविधियों को पूरे देश की सोच नहीं माना जा सकता। भारत को इस चुनौती का जवाब केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि रणनीतिक तरीके से देना होगा। सबसे पहले सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, ताकि अवैध घुसपैठ और कट्टर नेटवर्क की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार के साथ मजबूत संवाद बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि दोनों देश मिलकर कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह स्पष्ट करना होगा कि उसकी कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। अगर भारत तथ्यों और मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ता है, तो भारत विरोधी प्रचार अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश के लोग भी भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति को समझदारी से देखें। कट्टरपंथ का जवाब केवल गुस्से से नहीं, बल्कि एकजुटता, जागरूकता और मजबूत राष्ट्रीय नीति से दिया जा सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक और मजबूत राष्ट्र है, जिसने हमेशा शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी है। लेकिन जब देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा पैदा करने की कोशिश होगी, तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि नफरत फैलाने वाले संगठन चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे भारत की मजबूती और उसके बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकते।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, उसे कमजोर करना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कट्टर संगठनों की भाषा अचानक इतनी आक्रामक नहीं हुई है। इसके पीछे कई सालों से तैयार किया गया एक नेटवर्क काम कर रहा है। बांग्लादेश में कुछ ऐसे संगठन लगातार सक्रिय रहे हैं जो खुले तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। यह संगठन युवाओं को भड़काते हैं, भारत विरोधी सोच फैलाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जहरीला प्रचार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में ऐसे कई मॉड्यूल पकड़े गए जिनका सीधा संबंध कट्टर संगठनों से था। इनका काम सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं और कुछ सीमाओं के जरिए लोगों की घुसपैठ कराना, फर्जी पहचान पत्र बनवाना, अवैध फंडिंग पहुंचाना और देश के भीतर नेटवर्क तैयार करना था। यही वजह है कि जब भारत की एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की तो इन संगठनों के भीतर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अगर सीमाएं पूरी तरह सील हो गईं और अवैध नेटवर्क टूट गया तो इनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब जरा उस बयानबाजी को देखिए जो इन कट्टर नेताओं द्वारा की जा रही है। खुलेआम हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भीड़ को भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को धमकियां दी जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर यह हिम्मत आती कहां से है? आखिर क्यों इन लोगों को लगता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की वो पुरानी रणनीति जो दशकों से भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। पाकिस्तान सीधे युद्ध में बार बार नाकाम रहा, लेकिन उसने हमेशा भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का रास्ता अपनाया। कभी आतंकवाद के जरिए, कभी कट्टरपंथी संगठनों के जरिए और कभी सीमा पार से घुसपैठ के जरिए। अब वही पुराना खेल नए चेहरे और नए देशों के जरिए खेला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मंच बांग्लादेश की सड़कें हैं और मोहरे कट्टर इस्लामिक संगठन है। लेकिन शायद यह लोग भूल रहे हैं कि आज का भारत 20 या 25 साल पुराना भारत नहीं है। आज भारत हर मोर्चे पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर खड़ा है। चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, खुफिया नेटवर्क की बात हो, डिजिटल निगरानी की बात हो या आतंक के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, भारत ने हर स्तर पर अपनी ताकत साबित की है। आज सीमा पर सिर्फ तारबंदी नहीं बल्कि हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है, थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि घुसपैठ के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यही चीज उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है जिनकी दुकान ही अवैध घुसपैठ पर चलती थी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए गए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क पकड़े गए। कई ऐसे मामले सामने आए जहां सीमाओं के पार से आए लोग सालों तक भारत में छिप कर रह रहे थे। कुछ मामलों में तो ऐसे लोगों के तार, अपराध और कट्टरपंथी गतिविधियों से भी जुड़े पाए गए। यही कारण है कि अब सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि बात सिर्फ अवैध घुसपैठ की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की है। अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो उसके भीतर अस्थिरता फैलाना आसान हो जाता है और यही खेल भारत के खिलाफ लंबे समय से खेलने की कोशिश की जाती रही है। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति इस समय एक बेहद नाजुक और संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। देश के भीतर सत्ता, प्रभाव और वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी माहौल में कई कट्टरपंथी संगठन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हुए युवाओं को उकसाने और समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन संगठनों की रणनीति काफी हद तक एक जैसी होती है। वे जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं जिनसे भीड़ को जल्दी प्रभावित किया जा सके। भारत विरोध इसी रणनीति का सबसे आसान और प्रभावी हथियार बन जाता है, क्योंकि भारत का नाम लेते ही भावनात्मक माहौल तैयार करना आसान हो जाता है और कट्टरपंथी संगठन खुद को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। यही वजह है कि जब भी बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट या सत्ता संघर्ष बढ़ता है, तब अचानक भारत विरोधी बयानबाजी भी तेज हो जाती है। यह केवल धार्मिक भावना का मामला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक लाभ और सामाजिक प्रभाव हासिल करने की बड़ी रणनीति काम कर रही होती है।
दरअसल बांग्लादेश में कई ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो यह समझते हैं कि यदि उन्हें जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें किसी बाहरी दुश्मन की छवि तैयार करनी होगी। भारत इस उद्देश्य के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन जाता है क्योंकि ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा चर्चा में रहते हैं। कट्टरपंथी तत्व इन्हीं मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और युवाओं के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत बांग्लादेश की राजनीति और समाज पर प्रभाव जमाना चाहता है। सोशल मीडिया के दौर में यह काम और भी आसान हो गया है। फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ भाषण, झूठे दावे और उग्र वीडियो तेजी से फैलाए जाते हैं ताकि युवाओं के अंदर गुस्सा और कट्टर सोच पैदा की जा सके। कई बार छोटी घटनाओं को भी इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक या राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया हो। इसका मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना और राजनीतिक माहौल को गर्म रखना होता है। बांग्लादेश की राजनीति में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। वहां लंबे समय से धर्म और राजनीति का मिश्रण कई दलों और संगठनों के लिए प्रभाव बढ़ाने का साधन बना हुआ है। जब भी देश में चुनाव नजदीक आते हैं या सरकार पर दबाव बढ़ता है, तब कट्टरपंथी समूह ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। वे सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं और खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बताने की कोशिश करते हैं। आम जनता के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक चुनौतियां पीछे छूट जाती हैं, जबकि धार्मिक उन्माद और भावनात्मक भाषण केंद्र में आ जाते हैं। इससे समाज में तनाव बढ़ता है और युवाओं का एक वर्ग धीरे धीरे कट्टर सोच की तरफ खींचने लगता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत विरोध का इस्तेमाल केवल भावनात्मक मुद्दा बनाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। कुछ संगठन यह भी समझते हैं कि यदि वे लगातार भारत के खिलाफ माहौल बनाए रखेंगे तो उन्हें दूसरे कट्टर समूहों और बाहरी शक्तियों का समर्थन भी मिल सकता है। इसलिए कई बार यह बयानबाजी केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं से भी जुड़ जाती है। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा नुकसान दोनों देशों के सामान्य नागरिकों को होता है, जो शांति, व्यापार और बेहतर संबंध चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रिश्ते काफी गहरे हैं। दोनों देशों ने कई कठिन दौर में एक दूसरे का सहयोग भी किया है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें इन सकारात्मक पहलुओं को पीछे धकेलकर सिर्फ नफरत और टकराव का माहौल बनाना चाहती हैं, क्योंकि डर और गुस्से की राजनीति से उन्हें जल्दी समर्थन मिलता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो कट्टर संगठनों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाता है। बांग्लादेश में भी यही स्थिति दिखाई देती है। कुछ संगठन युवाओं को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पहचान और धर्म खतरे में है और इस खतरे के पीछे भारत जैसी बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। इस तरह की सोच समाज को कमजोर करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर डालती है। कई बार सरकारों को भी ऐसे संगठनों के दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी भीड़ और उग्र प्रदर्शन राजनीतिक संकट खड़ा कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत विरोधी नारों का इस्तेमाल सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के रूप में किया जाता है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि बांग्लादेश की पूरी जनता इस सोच का समर्थन नहीं करती। वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और क्षेत्र में शांति एवं विकास को प्राथमिकता देते हैं। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए दोनों देशों के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कट्टरपंथी संगठनों की तेज आवाज और सोशल मीडिया पर फैलने वाला प्रचार कई बार ऐसा माहौल बना देता है जिससे यह लगता है कि पूरा देश भारत विरोध की भावना से भरा हुआ है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। इसीलिए जरूरी है कि दोनों देशों की सरकारें और समाज मिलकर ऐसे तत्वों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएं जो नफरत फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति तभी संभव है जब पड़ोसी देशों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत हो, न कि डर, कट्टरता और भड़काऊ राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, वह आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है। फर्जी वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है।
भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कट्टरपंथी हैंडल लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, ताकि सीमाओं के उस पार बैठे लोगों को भड़काया जा सके। जबकि सच्चाई यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर धर्म के लोग संविधान के तहत बराबर अधिकारों के साथ रहते हैं। लेकिन कट्टरपंथियों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना और माहौल खराब करना होता है। अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सीमाओं पर सख्ती और बढ़ानी होगी। अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में घुसने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, देश के भीतर बैठे उन नेटवर्क्स को खत्म करना होगा जो बाहर से आने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर चल रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ मजबूत डिजिटल रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। अगर झूठ को समय रहते नहीं रोका गया तो वही झूठ धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जहर की तरह फैलने लगता है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद सख्त रुख अपनाना होगा। अगर किसी देश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है तो उस पर खुलकर सवाल उठाने होंगे, क्योंकि दोस्ती और पड़ोसी संबंध अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, चाहे आर्थिक सहयोग हो, बिजली आपूर्ति हो, व्यापार हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता। भारत ने हमेशा बांग्लादेश का समर्थन किया है, लेकिन अगर उसी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चलेंगी तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह भी समझना जरूरी है कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती। कई बार यही कट्टर सोच आगे चलकर हिंसा का रूप ले लेती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कट्टरता को खुली छूट मिली है, उसका परिणाम बेहद खतरनाक निकला है। इसलिए समय रहते सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही ऐसे तत्वों को रोक दिया जाए तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि देश के लोग भी सतर्क रहें। किसी भी फर्जी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को समझें, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं बैठा होता। कई बार वह मोबाइल स्क्रीन के जरिए भी दिमागों पर हमला करता है। यही आधुनिक दौर की सबसे खतरनाक लड़ाई है, जहां गोलियों से ज्यादा नैरेटिव का इस्तेमाल होता है, जहां भीड़ को भड़काने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, जहां युवाओं को कट्टर सोच की तरफ धकेला जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत को डराने की कोशिश करने वाले शायद यह भूल चुके हैं कि यह वही देश है जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। आतंकवाद से लेकर सीमा विवाद तक भारत ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाई है। आज दुनिया भी समझती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति बन चुका है। इसलिए कुछ कट्टर संगठनों के सड़क पर उतरकर नारे लगाने से भारत कमजोर नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि इससे उनकी मानसिकता दुनिया के सामने जरूर उजागर हो जाती है। आने वाले समय में यह लड़ाई और तेज हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत सीमाओं को मजबूत करेगा, वैसे वैसे घुसपैठ और कट्टर नेटवर्क पर चोट पड़ेगी। और जब किसी के आर्थिक और वैचारिक नेटवर्क पर चोट पड़ती है तो वह बौखलाहट में और ज्यादा शोर मचाता है। अभी जो सड़क पर दिखाई दे रहा बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता में बीजेपी को आने का मौका मिल गया। यह देखकर बांग्लादेश में बैठे कट्टरवादी इस्लामिक संगठन बौखला गए हैं। बांग्लादेश में बैठे कट्टरवादी अब खुलेआम भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं और जहर की खेती कर रहे हैं। बांग्लादेश में बैठे यह कट्टरपंथी जो कुछ भी कर रहे हैं वह उसी बौखलाहट की तस्वीर है। लेकिन भारत को अब भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और सख्त कार्रवाई से जवाब देना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है।